हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी जलवा लेकर आई हूँ। फातिमा दी को कभी देखूंगा और इस तरह देखूंगा, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए कुछ देर तक पटना मार्केट को स्वप्न लोक समझकर खोया खोया सा खड़ा रहा। जूते की दुकान पर बुरके में सिर से पैर तक ढकी दो महिलाएं और साथ में 9-10 साल की गुड़िया जैसी खूबसूरत लड़की ने दोबारा पूछा, मौसी पूछ रही हैं कि पटना कब आए आप? दुकानदार ने रेजगारी गिनते हुए कहा, वह आपसे ही पूछ रही है। लड़की हंस पड़ी। बुरके के अंदर से हंसी खनकी, परिचित हंसी। लड़की हंसी अपनी मौसी की किसी बात पर, बोली, मेरी मौसी आपकी फातिमा दी हैं। अब कत्थई रंग के बुरके के अंदर से फातिमा दी की चिर परिचित बोली स्पष्ट सुनाई पड़ी। सुना, दिल्ली या बंबई में रहते हो? मैं पिछले 10 साल से पटना में हूँ। अजब बात, पटना में हो और कभी देखा भी नहीं। और आप? इतनी देर बाद मेरा होश लौटा, मानो। मेरी बात को बीच में ही काटकर बुर्कापोश फातिमा दी बोली, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, शादी वादी की? मुझे शक पकाया देखकर वह बोली, बाकरगंज गली में दानिश मंजिल देखा है ना, वहीं रहती हूँ। बहू को लेकर किसी दिन आओगे? कल ही आओ ना, सुबह 8 बजे। लड़की बोली, कल सुबह 8 बजे तो हमीदा खाला के घर जाना है। ओ, परसों आओ। मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, प्रणाम, खुश रहो। फातिमा दी को कभी आदाब अर्ज नहीं कहा हमने। वह हमारे प्रणाम को कबूल कर हमेशा खुश रहो कहकर आशीर्वाद देती, किंतु फातिमा दी को इस तरह सिर से पैर तक ढका हुआ कभी नहीं देखा। उन दिनों भी नहीं जब वह परिचितों की निगाह में बचकर रहती थी। रात भर नींद नहीं आई। आंखें मूंदते ही कत्थई रंग के बुरके में ढकी हुई छाया आकर खड़ी हो जाती। एक जोड़ी जालीदार आंखें, लाख कोशिश करके भी बुरके को हटाकर फातिमा दी का चेहरा नहीं देख सकता और झुंझलाकर आंखें खोल लेता। अपने घर वालों की लंबी सांसों और छटपटाहट को सुनकर देखकर कोई भी गृहिणी सशंक हो सकती है, मगर कथाकार की पत्नी जानती है कि कहानी गढ़ते समय उसका घरवाला इसी तरह बेवजह बेकार बेकरार लंबी लंबी सांसें लेता करवटें बदलता है। अतः वह सुख से सोई रहती। उस रात जगी हुई थी। पूछा, तुमने कभी फातिमा दी के बारे में कहा है? मैंने नहीं तो। कौन फातिमा दी? एक कहानी की फातिमा दी। बात को टालकर मैंने करवट ली। कहानी की फातिमा दी? अचरज हुआ कि फातिमा दी के बारे में अब तक अपनी पत्नी को क्यों नहीं मैंने कुछ बताया। नहीं, अचरज की कोई बात नहीं। कट्टर सनातनी की बेटी और हिंदू सभाइष्ट भाई की बहन को जानबूझकर ही मैंने फातिमा दी की कोई बात नहीं बताई। डर था कि सुनकर मुंह बिदकाकर कुछ कह देगी, कहेगी एसबर्ड नहीं, असाधारण। आज से 36 साल पहले भी लोगों ने कहा था एबनॉर्मल, अधपगली। मेरा सौभाग्य है कि मैंने इस असाधारण महिला को बहुत करीब से देखा है। याद आती है 1930 की उस सभा को। स्कूल के पिछवाड़े में भारी भीड़। ठाकुरवाड़ी के चबूतरे पर गांधी टोपी पहने कई लोग बैठे थे। एक 10-11 साल की लड़की लेक्चर्स दे रही थी। लड़की को पाजामा और कुर्ता पहने देखकर बहुत अचरज हुआ था। सुना था सोनपुर के मौलवी साहब की बेटी है। मौलवी साहब खिलाफत के समय से ही मोटियां पहनते हैं, चरखा काटते हैं। सफेद पायजामा कुर्ता पहने कंधे पर तिरंगा झंडा लेकर खड़ी लड़की 1934 के प्रलयंकारी भूकंप के बाद दूसरी बार देखा था। 4 साल में ही काफी बड़ी दिख रही थी। महात्मा गांधी भूकंप पीड़ित क्षेत्र में दौरे पर आए थे। मंच पर गांधी जी के पास खड़ी लड़की को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रार्थना सभा में कुरान शरीफ की आयतों का सस्वर पाठ करती हुई मौलवी साहब की बेटी हाल ही 2 साल की सजा काटकर जेल से निकली है। कहते हैं गिरफ्तारी के समय पुलिस के डंडे से बुरी तरह घायल हो गई थी। 1937 में तीसरी बार निकट से देखने का अवसर मिला। स्कूल के मैदान में जिला राजनैतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कांग्रेसी मिनिस्ट्री के दिन थे, इसलिए स्कूल के बालचर कांग्रेस सेवा दल के स्वयं सेवकों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। सेवा दल की
GOC मौलवी साहब की बेटी पहली बार फातिमा दी कहकर पुकारा था। उस सभा में प्रोफेसर अजीमाबादी की तकरीर के समय मुस्लिम लीगियों ने गड़बड़ी मचाने की कोशिश की। फातिमा दी लपक पर मंच पर पहुंच गईं और उनकी तेज आवाज़ पंडाल में गूंज उठी, गद्दारों शर्म करो। और 1934 में 5 महीने तक दिन रात उनके साथ रहना पड़ा। बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद और गोरखपुर की गलियों में आज़ाद दस्ता के क्रांतिकारी कार्यक्रमों को लेकर अलख जगाने वाली फातिमा दी की तस्वीरें आंखों के आगे आती। एक एक कर गिरफ्तारी के समय पुलिस सार्जेंट की भद्दी गालियों का जवाब देते समय उनके चेहरे पर जो बिजली कौंधी थी, 1947 में हिंदू मुस्लिम दंगे के समय उपद्रवियों के से जूझते समय उनके मुखमंडल पर जो आभा छाई रहती थी, सबको इस कत्थई रंग के बुरखे ने कैसे ढक दिया? यह कैसे हुआ? मैं उनके चेहरे पर पड़े पर्दे की चिट्ठी चिट्ठी उड़ा देना चाहता था। मैं फातिमा दी की सूरत देखना चाहता हूँ और वह चीख चीख कर अपनी दोनों हथेलियों से अपना मुंह ढक लेती हैं। नहीं नहीं ओजू, अजीत, मेरा चेहरा मत देखो। सपना टूटने के बाद बहुत देर तक चुपचाप पड़ा रहा। ऑल इंडिया रेडियो का सिग्नेचर ट्यून शुरू हुआ। हठात मन में एक ख्याल आया, आकाशवाणी के सिग्नेचर ट्यून को बदलने के लिए अब कोई हंगामा क्यों नहीं हुआ? यह तो शुद्ध अजान का सुर है, वायलिन पे चढ़ती उतरती नमाज की पुकार है। दानिश मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ते समय मुझे लगा इस पुरानी इमारत की हर ईंट मुझे ताज्जुब की भरी निगाहों से देख रही है। किससे मिलना है? फातिमा दी से। किससे? फातिमा दी से। सवाल पूछने वाला बड़ा अचरज सा बुत बना खड़ा रहता, फिर बुदबुदाता, फातिमा दी? गुड़िया जैसी खूबसूरत लड़की हंसती हुई आती और सलाम करती है और कहती है, मौसी पूछती हैं कि बहू को क्यों नहीं लाए? मैं समझ गया, फातिमा दी आज भी मेरे सामने नहीं आएंगी। आज भी इसी लड़की को बीच में रखकर बातें चलाएंगी। उधर कई कमरों के दरवाजे और बंद हुए। मध्यम आवाज में बजते हुए रेडियो अचानक चुप हो गए। हवा में फिसफिसाहट और सरगोशियां। सुना है अफसाने लिखते हो? चिक की आड़ में सवाल पूछा गया। फर्श पर बिछी फटी दरी की ओर देखते हुए मैंने जवाब दिया, जी हाँ, झूठ बोलने की आदत को अब पेशा। खिलखिलाहट सुनकर दानिश मंजिल की कई खिड़कियां चरमराकर खुलीं। भुने हुए प्याज की गंध से कमरा भारी हो गया। इसी गंध ने मेरे दिमाग में हाल की एक घटना की याद जगा दी। NCC कैंप के बावर्ची खानों में जहर कातिल की शीशी के साथ पकड़े गए उस मुसलमान नौजवान का नाम क्या था? गुड़िया जैसी लड़की का नाम नगमा है। वह एक प्याली चाय ले आई। मैं झूठ बोलना चाहता था मगर बोल नहीं सका। चाय की प्याली हाथ में लेकर मैंने पूछा, तो फातिमा दी, आप इतने दिन से, मेरा मतलब आप न जाने कहाँ खो गई थी? जवाब मिला, बहू को लेकर कब आ रहे हो? मैं आंखें मूंदकर चाय पी रहा। मैं समझ गया फातिमा दी मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। मुझे अब थोड़ा सा संदेह भी होने लगा। यह खातून हमारी फातिमा दी नहीं, कोई और है। मैं कुर्सी छोड़कर उठा। नगमा तश्तरी में पान ले आई। इस बार साफ साफ झूठ बोल गया, मैं पान नहीं खाता। चलते समय मैंने हिम्मत बांधकर कह दिया, माफ़ करें, मुझे लगता है आप हमारी वह फातिमा दी नहीं हैं। तुमने ठीक समझा अजीज़। अजीज़? मैं फिर चौंका। याद आई फातिमा दी मुझे अजीत नहीं अजीज़ कहा करती थी। मैं खामोश खड़ा रहा और चिलमन के उस पार फिर एक खुली खिलखिलाहट खनक उठी। दानिश मंजिल की सीढ़ियों पर उतरते समय मुझे लगा यह पुरानी इमारत की हर ईंट मुझे नफरत भरी निगाह से देख रही है। मैं उस नौजवान का नाम याद करने की कोशिश करने लगा जिसने एक बार कैडेट के भोजन में जहर मिला दिया था। अमजदिया होटल के सामने दीवार पर न्यू उर्दू पोस्टर चिपकाया जा रहा था। मोटे हरफों में लिखा था, नेशनलिस्ट मुस्लिम कन्वर्सेशन मुर्दाबाद, गद्दारों से होशियार। उस नफरत आमेज पोस्टर को पढ़कर एक मौलाना ने तैश में बड़बड़ाने लगा, इन नादाफ के बच्चों ने रुई धुनना छोड़कर अब कौम को धुनना शुरू किया है। इन्हें सबक सिखाना ही होगा। नेशनलिस्ट के बच्चे। मुझे मितली आने लगी। रिक्शा पर बैठकर मैं अपनी नाड़ी पर उंगली रखी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
पसीने से देह तरबतर हो गई। चाय के स्वाद में तुलसी थी ना। दाहिनी ओर जनरल हॉस्पिटल है और बाईं ओर पुलिस चौकी। सोचने लगा चलो पहले किधर जाना ठीक होगा, किंतु रिक्शे वाले ने पूछा तो जवाब दिया राजेंद्र नगर ले चलो। एक कहानी गोष्ठी में नई कहानी, कहानी आज की कहानी, आने वाली कल की कहानी, पर लगातार 4 घंटों तक चुपचाप वाद विवाद सुनने के बाद सीधे घर लौटने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे हालात में मैं गंगा के किनारे अथवा किसी बार में बैठकर ही अपने को ढूंढना पड़ता, लेकिन रिक्शे वाले ने पूछा तो जवाब दिया राजेंद्र नगर चलो। गोल मार्केट के पास पहुंचकर हमेशा की तरह अपने फ्लैट और कमरे को दूर से ही देखा। अपने कमरे से रोशनी देखकर माथा ठनका, अब कहाँ चलेंगे। दिल को कड़ा किया, कोई भी हो माफ़ी मांग लूँगा, कोई बहाना बनाकर विदा कर दूँगा। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते मैंने सारी दुनिया की रोशनी ओढ़ ली। दुनिया से बेजार एक आदमी का मुखौटा चेहरे पर लगाकर दरवाज़ा खटखटाया, किंतु दरवाज़ा खुला तो देखा पत्नी के मुखमंडल पर खुशी की लाली बिखरी हुई है। मेरी लटकी हुई सूरत पर उनकी नज़र ही नहीं पड़ी। हुलसती हुई बोली, कहो तो कौन आए हैं। मुझे अवाक होने का मौका ही ना दिया। हंसती मुस्कुराती नगमा ने आकर सलाम किया। पत्नी बोली, ओहो 3 घंटे से हम हंस रहे हैं, तुम कहाँ थे? और तुम भी खूब हो, कभी बताया नहीं। क्या नहीं बताया, मैंने पूछा। यही कि तुम हिंदू नहीं मुसलमान हो। मेरे कमरे में आवाज़ आई। देखा फातिमा दी सारे फ्लैट को रोशन करके बैठी हूँ। बुर्का फर्श पर पड़ा हुआ है, बुर्का नहीं चिट्ठी और चिथड़े। यह कैसे हुआ, किसने? पत्नी बोली, और कौन, तुम्हारी दुलारी बेटी नौमी जब तक बुर्का नहीं उतारा भौंकती रही, और जब बुर्का उतार कर दे रखा तो दांत से नोच नोच कर छुट्टी कर दिया। वह है कहाँ? देखा फातिमा दी की गोद में आंचल के नीचे दुबक कर बैठी है। शैतान, अपराध करने के बाद वह इसी तरह मुंह बनाकर बैठती है। गोदी में उतरती ही नहीं, गुर्राती है नगमा। बोली, 19-20 साल के बाद देखा फातिमा दी जैसी की तैसी हैं, सिर्फ आंखों के पास कई नई रेखाएं उभर आई हैं। पत्नी की हंसी छलक रही थी रह रहकर। किस्सा सुनाने लगी नौमी को बांधकर। मैंने दरवाज़ा खोला। उन्होंने पूछा, अजीज है घर में? मैं बोली, कौन अजीज? अजीज नहीं, अजीत। तो बोली, अरे अरे हाँ हाँ सुना है। उसने अपने नाम का एक हरूफ बदल दिया है, अपने को हिंदू बना लिया है और एक बेचारी हिंदू लड़की से शादी कर ली है। मैं तो अवाक। अच्छा, तो भाभी जान अब तक मुगालते में हैं। क्यों अजीज, इस तरह किसी का धर्म बिगाड़ना कुफ्र नहीं है, और तो और क्या है। लेकिन मान गई तुमको हो उस्ताद। बुत परस्त बनने के बाद अपना देवता भी चुना, तो ऐसे दाढ़ी वाले को जिसने कलमा पढ़कर। उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस देव की मूर्ति की ओर इस तरह इशारा करते हुए हम सभी हटाकर हंस पड़े। हंसी की हिलोरे थमी थी तो मैंने पूछा, अच्छा अब बताइए, अब कहाँ थी, कहाँ हैं? कब्र में थी, कब्र में हूँ। पत्नी रसोई घर में चली गई। मुझे लगा अभी वह सवाल पूछना उचित नहीं हुआ। फातिमा दी ने पूछा, तुमने क्या सोचा था, पाकिस्तान चली गई है ना? आपने पॉलिटिक्स क्यों छोड़ दी? वह मुझसे क्यों पूछते हो? अपने उन नवाबजादों से कभी क्यों नहीं पूछते जो रातों रात देशभक्त बनकर कांग्रेस के खेमे में दाखिल हो गए, बगल में छुरी दबाकर? अपने नेताओं से क्यों नहीं जवाब तलब करते हो? कल तक गांधी जवाहर पटेल को सरेआम गालियां देने वाले, कौमी डंडे को जलाने वाले फिरका परस्त लीगियों की इज्जत अफजाई की गई और मुल्क के साथ मरने मिटने वालों को दूध की मक्खियों की तरह निकाल कर फेंका। तुम खुद अपने से सवाल क्यों नहीं पूछते? फातिमा दी का चेहरा लाल हो गया। मुझे खुशी हुई। मैंने टोका, लेकिन आपको इस तरह खामोश हो जाना? खामोश? लगा सिंहनी तड़प उठी। इन जालिमों ने मुझ पर क्या क्या कह ढाए, तुम्हें क्या मालूम? और हमने किस दरवाजे की खुंडी नहीं खटखटाई, मगर दिल्ली से पटना तक खुदा बंदों ने मुझे अक्ल की दवा करने की सलाह दी, शादी करके बच्चे पैदा करने की नसीहत दी, और आखिर भी में धमकियां। ओह अजीज! फातिमा दी का गला भर आया। पत्नी न जाने कब आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम भी अजब आदमी हो।
नौमी जो अब तक दुबक कर बैठी थी, फातिमा दी के चेहरे को सूंघकर कुई कुई करने लगी। अब भी लोगों को होश नहीं हुआ। इन्हें सिर्फ अपनी गद्दी की फिक्र है, देश जहन्नुम में जाए, इन्हें क्या। फातिमा दी की बोली में गहरी पीड़ा उतर आई। तुम अफसाने लिखते हो ना? याद है आज़ादी के पहले जिन तरक्की पसंद अदीबों की नज़्मों और अफसानों में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बातें, मानवता की दुहाई और न जाने क्या क्या ठूसी रहती थी। आज़ादी के बाद अचानक उनकी बोलियां बंद ही नहीं बदल गईं। अव्वाम की कस्में खाने वाले टुकुर टुकुर देखते रहे और फिरका परस्त अजदहों ने पूरी कौम को ले लिया। पत्नी ने टोका, फातिमा दी खाना ठंडा हो जाएगा। टाउन हॉल में नेशनलिस्ट मुस्लिम कांग्रेस की तैयारी धूमधाम से हो रही थी। देश में कोने कोने से प्रतिनिधियों के आने की खबर छप रही थी और इन्हीं खबरों में के साथ मोटी सुर्खियों में इस कॉन्फ्रेंस की मुखालिफत के समाचार भी छपते। रोज दोनों ओर से सैकड़ों नामों के साथ बयान शाया होते। विरोधियों का कहना कि कोई गैर नेशनलिस्ट नहीं, सभी मुसलमान नेशनलिस्ट हैं। अब और अपने को नेशनलिस्ट कहने वाले खुलेआम कहते कि पुराने मुस्लिम लीगियों के दिल दिमाग में फिरका परस्ती का जहर है, उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। बहुत दिन में किसी राजनीतिक जलसे में शरीक नहीं हुआ था, किंतु इस बार अपना कर्तव्य समझकर इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए पहुंचा। किंतु वहां का दृश्य देखकर फुटपाथ पर ही ठिठक कर खड़ा रहा। टाउन हॉल के सामने सड़क के दोनों ओर हजारों लोग नारे लगा रहे थे। गलियां नारे और रह रहकर रोड़े और पत्थरों की बौछार। पुलिस के सिपाही चुपचाप कतार बांधकर खड़े थे, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की रहनुमाई कुलीन मुस्लिम नेताओं के साहबजादे और बड़े अफसरों के लड़के कर रहे थे। मुझे लगा हम फिर सन 1947 के भारत में लौट आए हैं। हवा में फिर वही जुनून, वही नारे, वही नज़ारे, वही चेहरे। लेना जा रहा है काफिर का बच्चा। तड़ाक तड़ाक, यह है हरामखोर, मारो साले को, सुअर की औलाद। तड़ाक तड़ाक। अब वे हर डेलीगेट को पकड़कर घसीटने और पीटने लगते। उत्तेजना की लहरें तेज होती गईं। नारे गालियों और रोड़ों की वर्षा जोर जोर से होने लगी। महात्मा गांधी की जय। एक महीन किंतु तेज आवाज। हठात सब कुछ रुक गया। लोगों ने देखा अंजुमन इस्लामिया हाल के प्रवेश द्वार पर अब्दुल बारी दरवाजा के सामने एक औरत खड़ी नारे लगा रही थी, फातिमा दी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। देखा फातिमा दी ही है। कौन है यह औरत? कोई हिंदू? अरे नहीं, पहचानते नहीं, यह वही है फातिमा दी। साली फिर कहां से आ गई? कुत्ती। पागलों का एक जत्था नाचता, अश्लील गालियां देता फातिमा दी की ओर झपटा। फातिमा दी मुस्कुराती रहीं और खड़ी रहीं। देखते ही दरिंदों ने उनको जमीन पर पटक दिया और बाल पकड़कर घसीटना शुरू किया। दोनों ओर खड़ी भीड़ ने तालियां बजाईं। शाबाश। अब तक के पुलिस के सिपाहियों की जो टुकड़ी पहुंची थी, उन्होंने फातिमा दी के सभी कपड़े उतार लिए। वे इससे आगे और कुछ मैं नहीं देख सका। कई दिन के बाद बहुत हिम्मत बांधकर हम दोनों अस्पताल में फातिमा दी को देखने पहुंचे। कैबिन के दरवाजे के पास ही नगमा खड़ी मिली। हमें देखते ही बिलक बिलक कर रोने लगी। जानवरों ने फातिमा दी के चेहरे पर एसिड की शीशी उड़ेल दी है। चेहरा झुलस कर काला हो गया है और एक आंख खराब हो गई है। हाथ की हड्डी टूट गई है। आहट पाकर उसने होंठ थरथराए, शायद मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। फिर धीमे स्वर में बोली, दुर पगला, यह रोने आया है? जलवा देख। भाभी, कल सूजी का पायस क्या कहते हैं आप उसको, परमानंद बनाकर ले आना। नौमी को भी साथ लेकर आना। फातिमा दी को कभी इस तरह देखूंगा, इसकी कभी कल्पना नहीं की थी। ये कहानी सन 1966 में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई थी। इसमें आज की भी वर्तमान स्थिति इसी पर गुजर रही है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।